Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I welcome you all again. I am your chemistry tutor Yasir sir. And this is video lecture number 16 for the class 11th. We were discussing a very important principle, that is Lee chart layers principle. And today we are going to extend the same, we are going to continue the same video lecture. And आज हम Lee chart layers principle जो है वही पढ़ेंगे, but in terms of effect of temperature एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज का टॉपिक जो है रिगार्डिंग टू ली चार्ट लेयर्स प्रिंसिपल, वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ली चार्ट लेयर्स प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हम इक्विलिब्रियम पे अप्लाई करते हैं, प्रोसेसेस में, फिजिकल हो या केमिकल हो। दूसरी बात, ली चार्ट लेयर्स प्रिंसिपल हमें यही सिखाता है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमने एक सिस्टम पे जो कि इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है, हमने उस पे कोई चेंज की, हमने कोई उसमें जो है बाहर से कोई चेंज लाई, आपने जो बाहर से वो चेंज लाई उसमें, उस चेंज की वजह से सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब होता है। लेकिन जो ही वो डिस्टर्ब होता है, ये सिस्टम वापस अपना इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। तो उसके लिए सिस्टम उसी चेंज के अगेंस्ट जो है अपने आप को शिफ्ट करता है। जो चेंज आपने ऊपर से सिस्टम पे जो है जो अप्लाई की है आपने इक्विलिब्रियम पे, मान लो आपने कोई पॉजिटिव चेंज लाई फॉर एग्जांपल, उस चेंज की वजह से आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने के बाद अपने आप को शिफ्ट करता है, और वो शिफ्ट ऐसे होता है कि वो अपने आप में चेंजेस लाता है। सिस्टम अपने आप में चेंजेस लाता है, वो चेंज आपकी चेंज के बिल्कुल अगेंस्ट होती है। तो पिछली मर्तबा मैंने इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आपको पढ़ाया, और मैंने कहा अगर आप इक्विलिब्रियम पे, अगर आप रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज करते हो, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट उस डायरेक्शन में करता है, सिस्टम अपने आप को शिफ्ट उस डायरेक्शन में करता है, जिसकी वजह से मतलब सिस्टम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां से कॉन्सेंट्रेशन उन सब्सटेंसेस की डिक्रीज होगी जिनकी आपने इंक्रीज की। तो आप देखो, आपने इंक्रीज की, सिस्टम वहां की तरफ जा रहा है जहां से उन्हीं सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, यानी कि उसी चेंज के अगेंस्ट काम होती है। तो मैं जल्दी जल्दी उस चीज को आपको रिपीट करूंगा, उसके बाद हम आज का जो है टॉपिक रिलेटेड टू ली चार्ट लेयर्स प्रिंसिपल वो स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, दैट इज A प्लस B गिव्स फॉरवर्ड बैकवर्ड C प्लस D, जिसमें माय डियर स्टूडेंट्स A एंड B आपके रिएक्टेंट्स है और C एंड D जो है वो आपके प्रोडक्ट्स है, और मान लो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, तो उसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो लिखते हो, दैट मींस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू B, मींस प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। और Kc का वैल्यू जब कांस्टेंट होगा, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आया। अगर आपने इक्विलिब्रियम पे अब इन सबस्टेंसेस की, रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स की हो, इनकी कंसंट्रेशन डियर स्टूडेंट्स चेंज की, इंक्रीज की या डिक्रीज की, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और सिस्टम अपने आप को शिफ्ट करेगा उस डायरेक्शन में जिसकी वजह से आपने जो सिस्टम पे चेंज लाई, उसी चेंज के अगेंस्ट जो है सिस्टम काम करेगा। सिंपल सी बात याद रखनी है आपको। अगर आपने इक्विलिब्रियम पे, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ये कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझाया, मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं कि अगर आपने इक्विलिब्रियम पे if you increase the concentration, if you increase the concentration of any reactant, if you increase the concentration of any reactant आपको पता है कौन है, A एंड B है, आप दोनों की करो या एक ही करो, उस टाइम सिंस आपने कंसंट्रेशन डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज की, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां से उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन तभी डिक्रीज होगी जब ये आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट C एंड D बनाएंगे। तो इसका मतलब है उस टाइम जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो वही सिंपली आपको याद रखना है, दैट इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स shifts the equilibrium to the forward direction। ये नोट में पिछली दफा लिखवा चुका हूं आपको, मैं जल्दी जल्दी आपको क्लियर कर रहा हूं। और दूसरी बात, अगर आप डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, इफ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, एक की करो या एक से ज्यादा की करो, दोनों की, तो उस टाइम आपका जो डियर स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम होता है वो शिफ्ट होता है
वो शिफ्ट होता है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वो शिफ्ट होता है इन बैकवर्ड डायरेक्शन। Dear students, that gets shifted in the backward direction. Simply आपको याद रखना है कि अगर आपने इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज की, एक की या दोनों की, तो इक्विलिब्रियम हमेशा शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, बिकॉज फॉरवर्ड डायरेक्शन ही एक ऐसी डायरेक्शन है जिसकी वजह से आपकी एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट आपने ऐड की वो कम होगी, बिकॉज उसकी वजह से प्रोडक्ट्स बनेंगे। जब तक प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते आप, तब तक आपकी जो एडिड कॉन्सेंट्रेशन है वो उसी कांस्टेंट वैल्यू पे नहीं आ सकती जिस पे वो पहले थी। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज कर रहे हो तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन फिर आपको लीचार्ड-लेयर्स प्रिंसिपल के हिसाब से डिक्रीज करनी है। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज तभी होगी जब ये वापस कंबाइन होके रिएक्टेंट्स ए एंड बी बनाएंगे, यानी कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। एंड इसका एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, इसका जो रिवर्स फिनोमिनन होगा, रिवर्स फिनोमिनन क्या होगा? अगर आपने रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज की, ऊपर मैंने इंक्रीज करवाई थी, अगर आपने डिक्रीज की तो आप उसके रिवर्स में जाओगे, तो उस टाइम जो है डियर स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम वो शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल गेट शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बातें हम समझ चुके हैं, बिकॉज आप जाहिर सी बात है आप इस पे खुद ही अप्लाई करो। आपने इक्विलिब्रियम पे अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज की, अब आप डिक्रीज कर रहे हो, जब आप इसकी डिक्रीज करोगे ना तो लीचार्ड-लेयर्स प्रिंसिपल जा रहा है कि आप इसके अगेंस्ट जाओ, यानी कि अगर आपने डिक्रीज की इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिसकी वजह से इन्हीं की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो आपको पता है ये कब ज्यादा बनेगी, जब सी एंड डी आपस में कंबाइन होके ए एंड बी बनाएंगे। तो इसका मतलब है उस टाइम रिएक्शन जो है, सिस्टम जो है वो अपने आप को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। और अगर आपने प्रोडक्ट्स की, अगर आपने एक प्रोडक्ट की या दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या की डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज की, बिकॉज अभी हम डिक्रीज वाला केस देख रहे हैं, तो उस टाइम इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगा वो जाहिर सी बात है इसका रिवर्स करेंगे, ऊपर वाले का रिवर्स करेंगे, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। दैट विल गेट शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड खुद ही देख लो, आपने इक्विलिब्रियम पे इन प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज की, जब आपने डिक्रीज की तो आपको लीचार्ड-लेयर्स प्रिंसिपल के हिसाब से उस डायरेक्शन में जाना है जहां से इन्हीं की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो बताइए ना प्रोडक्ट सी एंड डी कब ज्यादा बनेंगे, जब ए एंड बी कंबाइन होकर सी एंड डी बनाएंगे, इसका मतलब उस टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये चीजें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं और मैंने क्विक रिवीजन आपको दिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीचार्ड-लेयर्स प्रिंसिपल डियर स्टूडेंट्स विद रेफरेंस टू टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, और उसी पे हम लीचार्ड-लेयर्स प्रिंसिपल को समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट किन रिएक्शंस में पड़ता है। आपको ध्यान रखना है दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है इट शोज इट्स इफेक्ट ओनली इन दोज रिएक्शंस व्हिच आर अकम्पनीड बाय ईदर डिक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सिंस आपको पता है दैट सो फार एज द heat content is concerned, so far as the temperature concept is concerned, there are two types of chemical reactions. One is exothermic reaction and another is endothermic reaction. तो basically लीचार्ड-लेयर्स प्रिंसिपल में जो आप पढ़ते हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लीचार्ड-लेयर्स प्रिंसिपल में जो आप पढ़ोगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहां पे हम दो रिएक्शंस के केस में पढ़ते हैं। एक तो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में क्या होगा, एक तो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में क्या होगा। दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये चीजें तो आपको पता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनमें सिस्टम इवॉल्व हीट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे एक रिएक्शन लिखूं ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए मैं लिखूंगा A प्लस बी गिव्स फॉरवर्ड बैकवर्ड C प्लस D। अगर मैंने C प्लस D यानी कि ये प्रोडक्ट है, अगर मैंने यहां पे लिखी हीट, तो इसका मतलब है हीट जो है, जो यहां पे मैं प्रोडक्ट साइड लिखी है, ये रिलीज हुई, इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट साइड लिखी, यानी कि ये इवॉल्व हुई है, इसका एग्जिट हुआ है या इसका एग्जिट हुआ है। उन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप खुद ही समझो, जब रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी, ये रिएक्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, यानी कि आपने रिएक्शन जो की, रिएक्शन के साथ ही हीट बाहर निकली, यानी कि दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो याद रखिए आप, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब है इसकी बैकवर्ड हमेशा एंडोथर्मिक होगी, इसको हमेशा आप याद रखिए। अगर एक केमिकल रिवर्सिबल प्रोसेस में फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक। जाहिर सी बात है, देखो ना, A प्लस बी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट C प्लस डी बनाता है और हीट बाहर निकलती है तो एक्सोथर्मिक। अगर आप वापस आना चाहिए, इसका मतलब है C एंड D जब तक हीट वापस नहीं लेंगे तब तक वो A एंड B नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में प्रोडक्ट से के साइड हीट दिखाते हो, एनर्जी दिखाते हो, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में जो है वो रिएक्टेंट के साइड दिखानी होती है, बिकॉज बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट सेव हो गए, उस टाइम प्रोडक्ट सेव हो गए। इंपॉर्टेंट बात समझिए आप, इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, A प्लस बी गिव्स C प्लस D एंड प्लस एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर मैं अलग अलग लिखूंगा, जरा ये फॉरवर्ड प्रोसेस है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ये फॉरवर्ड प्रोसेस है, जरा बैकवर्ड प्रोसेस लिखिए। बैकवर्ड प्रोसेस क्या होगी? दैट विल बी C प्लस D प्लस एनर्जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। C प्लस D प्लस एनर्जी विल गिव A प्लस B। तो अगर ये वाली एक्सोथर्मिक है, अगर ये वाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज क्यों है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बिकॉज एनर्जी बाहर निकल रही है। ठीक है ना, तो ये वाली एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये वाली डियर स्टूडेंट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे वो ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट जब इवॉल्व होती है तो उस टाइम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। जाहिर सी बात है, जब हीट बाहर निकली, जो चीज हीट बाहर निकलती है ना डियर स्टूडेंट, तो आप उस हीट को फील करते हो और उसकी वजह से टेम्परेचर रेज होता है। जैसे मान लो आपने किसी हॉट कंटेनर को ऐसे टच किया तो आपको गर्म फील होता है, बिकॉज वो हीट बाहर आती है और आपको फील होती है, इसलिए उसका टेम्परेचर ज्यादा होती है। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शंस में सिंस एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब होती है, वो सिस्टम के अंदर चली जाती है, वो बाहर नहीं निकलती है, तो वो हम फील नहीं कर सकते यूजुअली। तो इसीलिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो है टेम्परेचर जो होता है वो लेस टेम्परेचर होता है, यानी कि हम ऐसे लिखे तो टेम्परेचर उसमें डिक्रीज होता है यूजुअली। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, या इसमें मैं लिखूंगा ऐसे भी, और इसमें मोर टेम्परेचर होता है, इसमें मोर टेम्परेचर होता है एक्सोथर्मिक के केस में एग्जिट हीट होने की वजह से, और इसमें डियर स्टूडेंट्स लेस टेम्परेचर होता है, बिकॉज एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब हो रही है, इसलिए वो सिस्टम बाहर नहीं दिखा रहा है, वो अंदर ही अंदर यूटिलाइज हो रही है। अब मैं आपको इफेक्ट समझाऊंगा बाय एप्लीकेशन ऑफ लीचार्ड-लियर्स प्रिंसिपल। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको मैंने कहा दैट लीचार्ड-लियर्स प्रिंसिपल हमें यह बताता है दैट अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एक सिस्टम पे चेंज लाते हो तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, और सिस्टम अपना इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश करने के लिए उसी चेंज के अगेंस्ट यहां से चेंज जो है वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट दिखाता है, और उस प्रोसेस में वो अपने आप को शिफ्ट करता है। शिफ्ट जिस डायरेक्शन में होगा तो प्रोसेस जो है उसी डायरेक्शन में फिर जो है वो प्रोसीड होती है। अब देखिए, अब मान लो मैंने आपको यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन दे दी, जो मान लो अगर फॉरवर्ड उसमें एक्सोथर्मिक है तो मान लो उसमें बैकवर्ड जो है वो एंडोथर्मिक है। अब मैं क्या कर रहा हूं काम, देखिए मैं क्या कर रहा हूं काम, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा। मैं यहां पे काम कर रहा हूं, मैं यहां पे इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम, देखिए एट इक्विलिब्रियम, चलिए मैं एक रिएक्शन ही लिखता हूं यहां पे, उसकी वजह से आपको इजीली समझ आएगा। लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपको ये कहूंगा कि एक केमिकल प्रोसेस में जिसमें हीट चेंजेस इन्वॉल्व हो रही है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन उसकी 100% एंडोथर्मिक होगी। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन ही एंडोथर्मिक होगी तो उसमें बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, ये बात आप याद रखिए। अब मैं आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझाऊंगा बाय लीचार्ड-लियर्स प्रिंसिपल। तो देखिए मैं इस चीज को पहले इरेज करूंगा, ये मैंने आपको जनरल रिएक्शन देके समझाया था। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। देखिए एक रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स, मान लो क्या है, नाइट्रोजन गैस दैट इज N2 प्लस हाइड्रोजन गैस दैट इज H2। अगर मैं बैलेंस साथ साथ करता जाऊंगा, बिकॉज ये रिएक्शन अब आपको आराम से पता है, गिव्स twice NH3 गैस, ये एक रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में देखा गया है जो एनर्जी निकलती है, यानी कि इसका मतलब है जब अमोनिया बनता है तो उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब जब रिलीज होगी तो एग्जिट होगी, इसका मतलब इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। ध्यान रखिए, इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि अमोनिया का बनना
अमोनिया का बनना हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहां पे हीट देखी गई 92.4 किलो जूल्स, 92.4 किलो जूल्स हीट एनर्जी देखी गई है, बाहर निकलती है। आप इसको थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन में डियर स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 92.4 किलो जूल्स। जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है उनको ये जल्दी समझ आएगा, बिकॉज एंथैल्पी का डेल्टा एच का वैल्यू जब नेगेटिव होगा, नेगेटिव हमें बताता है कि एनर्जी बाहर निकली है, तो सिस्टम की एनर्जी कम हुई है, डिक्रीज हुई है उतनी, इसलिए हम नेगेटिव दिखाते हैं। तो ये कन्वेंशन आप थर्मोडायनेमिक्स में समझोगे, लेकिन अगर आप सीधे लिखना चाहो तो ये भी तरीका आप लिख सकते हो। देखिए, अगर N2 प्लस 3 टाइम्स H2 गैस जब अमोनिया गैस बनाता है तो उस टाइम हीट एनर्जी बाहर निकलती है, तो इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर आपको वापस अमोनिया से आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए तो आपको इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, यानी कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को डियर स्टूडेंट्स आप मिलाते हो, हालांकि इसमें प्रेशर भी इन्वॉल्व होगा, फिलहाल मैं खाली टेम्परेचर का इफेक्ट दिखा रहा हूं, उस टाइम जब अमोनिया बनता है तो इतनी हीट बाहर निकल रही है। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाना है, आपको इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस अमोनिया को देनी पड़ेगी, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनेगा। इसका मतलब है बैकवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक। सबको समझ आया? अब मैं क्या कर रहा हूं, और मान लो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम जो होगा वो आप लिखते हो Kc इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 रेज़्ड टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ऐसे लिखते हो ना, इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चढ़ेगा। तो ये है यहां पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज लॉन्ग एज टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट। आपने जो भी टेम्परेचर रखा था इस रिएक्शन के लिए, मान लो रिएक्शन हो गई थी, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। अब आप क्या कर रहे हो, नाउ एट इक्विलिब्रियम, देखिए मैं क्या बात बता रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम मैं कर रहा हूं टेम्परेचर इंक्रीज। समझिए बात, मैं कर रहा हूं टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर, चलो मैं पहले ये लिखता हूं, मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा। देखिए मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन अगर हम देखेंगे, यूजुअली इट टेक्स प्लेस एट ए टेम्परेचर ऑफ 300 सपोज डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए मैंने ऐसे लिखा 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, मान लो। अब मैंने क्या किया, मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं। अब आप देखिए, जब मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, आप मानो Kc का वैल्यू चेंज हो गया, बिकॉज Kc का वैल्यू कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो। आप टेम्परेचर चेंज करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। मान लो ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हुई थी पहले, मान लो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब आप क्या कर रहे हो काम, आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया। जब आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो बताओ एज पर लीचार्ड-लेयर्स प्रिंसिपल क्या होगा। लीचार्ड-लेयर्स प्रिंसिपल क्या बताता है, अगर आपने कोई चेंज, या तो कंसंट्रेशन के हिसाब से, वो पार्ट हमने पढ़ा, या तो टेम्परेचर के हिसाब से, या प्रेशर के या वॉल्यूम के हिसाब से, टेम्परेचर वाला केस पढ़ रहे हैं। अगर आपने कोई चेंज सिस्टम पे लाई इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, और इक्विलिब्रियम अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने के लिए अपने आप को शिफ्ट करेगा। कैसे करेगा शिफ्ट, जो चेंज आपने उस पे अप्लाई की, सिस्टम उसी चेंज के अगेंस्ट काम करेगा। तो आप बताओ मुझे, आपने कौन सी चेंज की, आपने टेम्परेचर क्या किया, डिक्रीज किया। देखो ना, समझो ना, आपने टेम्परेचर क्या किया, डिक्रीज। आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, सिस्टम क्या करेगा, बिल्कुल इसका अपोजिट, सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, लीचार्ड-लेयर्स प्रिंसिपल, ऐसे लिखूंगा LP, लीचार्ड-लेयर्स प्रिंसिपल कहता है कि सिस्टम जो है वो क्या करेगा, वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जिस डायरेक्शन में वो इंक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में रिएक्शन जो है शिफ्ट होगी। तो बताइए मुझे किस डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज वहां से होगा जहां से हीट बाहर निकलती है, एग्जिट होती है। तो इसका मतलब है रिएक्शन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, वो तो फॉरवर्ड है। इसका मतलब है कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे अमोनिया फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, keeping other conditions constant, then more and more ammonia will be formed, because as per Lee-Charles principle, you are decreasing the temperature, then the equilibrium will get shift in that direction where the temperature is increased. आपने डिक्रीज किया, बिल्कुल सिस्टम इंक्रीज की तरफ जाएगा, तो इंक्रीज उसी की तरफ जाता है जो कि फॉरवर्ड प्रोसेस है। Therefore, जो शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम का, डियर स्टूडेंट्स, शिफ्ट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको
फॉर एग्जाम्पल अमोनिया ज्यादा चाहिए, आपको टेम्परेचर जो है वो कम ही रखना पड़ेगा यूजुअली। इसीलिए हम कहते हैं लो टेम्परेचर्स, डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए कहते हैं लो टेम्परेचर्स फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर्स प्रिंसिपल, बिकॉज जब आप लो टेम्परेचर रखते हो तो सिस्टम अकॉर्डिंगली हाई टेम्परेचर की तरफ जाएगा, बिल्कुल अपोजिट जाना है आपको। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे एक नोट आ गया, मैं लिखूंगा, बिकॉज आपने टेम्परेचर देखिए ना, आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, मतलब कि लो रखा, तो ली चार्टियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से सिस्टम ने उस डायरेक्शन में शिफ्ट किया जहां से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। देखो ये और ये बिल्कुल रिवर्स जा रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं दैट लो टेम्परेचर्स फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। लो टेम्परेचर्स फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इस बात को आप समझिए। अब रिवर्स तो आपको पता ही है ना। अब दूसरा केस ले लो, अगर ये केस फर्स्ट था, जरा दूसरा केस मुझे क्या बताओ। अगर मैं अब टेम्परेचर डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज कर रहा हूं एट इक्विलिब्रियम, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज। जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बताइए आपको क्या करना है। ली चार्टियर्स प्रिंसिपल बताता है कि सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां से टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां से डिक्रीज होगा। तो बताओ डिक्रीज कहां से होता है, डिक्रीज तो बैकवर्ड में जाएगा, बिकॉज वहां से तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना। ये इस साइड डियर स्टूडेंट टेम्परेचर कम होगा, इस साइड टेम्परेचर ज्यादा होगा, खुद ही बता रहा है यहां से हीट निकल रही है। तो इसका मतलब है इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, देन अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर्स प्रिंसिपल सिस्टम जो है, सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां से टेम्परेचर क्या होगा, आपने इंक्रीज किया, वो डिक्रीज की तरफ जाएगा। और जब वो डिक्रीज की तरफ जाएगा तो तभी पॉसिबल है जब यहां पे शिफ्ट जो होगा प्रोसेस का, वो होगा टू बैकवर्ड डायरेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, शिफ्ट विल टेक प्लेस टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है, वो तो एंडोथर्मिक है। तो लेकिन आपने क्या किया था, इंक्रीज टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हुआ दैट एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है, यहां पे एक और नोट आ गया, मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे एक और नोट आ गया, दैट हाई टेम्परेचर्स फेवर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हाई टेम्परेचर्स फेवर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लो टेम्परेचर से एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर होती है एंड हाई टेम्परेचर से जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होती है। ये मैंने आपको यह बताया कि अगर आपने एक ऐसी केमिकल रिएक्शन की जिसमें हीट चेंजेस इन्वॉल्व हो, जिसमें अगर फॉरवर्ड एक्सो हो तो बैकवर्ड एंडो होगी, अगर फॉरवर्ड ही एंडो है तो बैकवर्ड एक्सो होगी। तो उस रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर की चेंज करते हो तो उस टाइम इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट करेगा। अगर आपने इंक्रीज किया टेम्परेचर तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अगर आपने डिक्रीज किया टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे तो सिस्टम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज के अपोजिट डिक्रीज होगा और डिक्रीज के अपोजिट इंक्रीज होगा। और ये शिफ्ट इसीलिए होता है बिकॉज सिस्टम वापस अपने इक्विलिब्रियम को रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। अब देखिए, मान लो मैं एक और रिएक्शन आपको यहां पे जो है देता हूं। देखिए, एक रिएक्शन है जिसमें मैं फॉरवर्ड ही एंडो दिखाऊंगा, बैकवर्ड एक्सो दिखाऊंगा। पहले मैंने फॉरवर्ड एक्सो बैकवर्ड एंडो जो कि अभी केस पढ़ा। अब मैं आपको एक ऐसी रिएक्शन दिखाऊंगा जिसमें फॉरवर्ड ही एंडो है। देखो, नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म्स ट्वाइस NO गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको कहते हैं। ये रिएक्शन यूजुअली इंजन्स के अंदर होती है। दिस रिएक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन्स। और आपको पता है इंजन्स के अंदर बहुत ही टेम्परेचर ज्यादा होता है, उनमें टेम्परेचर काफी हाई होता है। तो इसका मतलब ये हुआ दैट जब तक टेम्परेचर हाई नहीं होगा तब तक ये दो आपस में कंबाइन नहीं हो सकती। इसका मतलब है फॉरवर्ड एंडो होगी, इनको हीट चाहिए कंबाइन करने के लिए, तब ये बनेगा। तो इसका मतलब है बैकवर्ड जो है वो एक्सो होगी, बैकवर्ड 100% एक्सो होगी। सबको समझ आ रहा है? आप देखिए, अब मुझे आप एक बात बताइए, आप इस रिएक्शन के लिए, हालांकि इसका भी आप केस ही लिख सकते हो ऐसे, दैट विल बी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, स्टोइकियोमेट्रिक का ऑप्शन पावर में चढ़ेगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस का जो है दैट विल बी N2 टोटल। ये इसका केस है, एज लॉन्ग एज टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट।
लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप मान लो आपने टेम्परेचर, चलो मैंने यहां पे लिखा ही है, मैं यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, या मैं टेम्परेचर लो करूंगा इक्विलिब्रियम पे, जो टेम्परेचर था उससे मैं कम कर रहा हूं। देखिए अब इसको मत देखिए, इस पे आ जाइए। आपने टेम्परेचर कम किया, जब आपने टेम्परेचर कम किया तो सिस्टम किसकी तरफ जाएगा, जहां से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि एक्सो की तरफ। तो बताओ एक्सो जो केमिकल रिएक्शन है वो फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स वो बैकवर्ड है। तो यहां पे आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, सिस्टम वहां की तरफ जाएगा जहां से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे शिफ्ट, इस रिएक्शन के केस में शिफ्ट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा। द शिफ्ट विल टेक प्लेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सिंपल। और अगर मान लो आप डिक्रीज नहीं, आप इंक्रीज टेम्परेचर कर रहे हो, आप इंक्रीज करो ना टेम्परेचर, जब आप इंक्रीज टेम्परेचर करोगे तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज कहां पे हो रहा है, एक्सो के एंडो में, एंडो में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि यहां से जो टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, मोर होगा, बिकॉज यही एक्सो है और ये एंडो है। तो यहां पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर डियर स्टूडेंट्स यहां पे लेस होगा। तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां से टेम्परेचर कम हो रहा है। तो वो कहां से हो रहा है, वो तो यहां से हो रहा है। तो इट विल टेक प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो उस टाइम क्या लिखोगे आप, उस टाइम यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सिस्टम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां से टेम्परेचर कम होगा। तो जब कम होगा तो यहां से कम फॉरवर्ड में हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम विल गेट शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स। तो यहां से आपको जो नोट 2 पॉइंट्स मिले, दैट लो टेम्परेचर यूजुअली फेवर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस एंड हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। कॉमन सेंस है, आपको एंडोथर्मिक चाहिए। एंडोथर्मिक के लिए एंड का मतलब है, एंडो का मतलब है आपको हीट इनसाइड चाहिए, आपको हीट अंदर चाहिए, हीट की एंट्री करनी है, आपको एंटर करना है। तो जब आपको हीट की एंट्री करनी है तो हीट तभी एंटर होगी जब आपका टेम्परेचर हाई होगा। आप उस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर में मत जाइए, ये एंडोथर्मिक है बिकॉज यहां पे आपको हीट चाहिए। जब आपको हीट चाहिए तो वो सिस्टम के अंदर जाती है, सिस्टम के अंदर जब जाती है तो वो बाहर एक्सपोज नहीं होती है, जिसकी वजह से हम उसको फील नहीं कर पाते। तो इसीलिए यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां पे टेम्परेचर कम होगा। आई होप ये सबको समझ आ गया टेम्परेचर का केस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें जो तीसरा वाला केस है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो जो कि आपकी रेफरेंस बुक या आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, तो प्लीज आप वो वहां पे चेक कीजिए, आपको वो चीजें वहां पे मिलेगी। रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, टीचर होने की हैसियत से ही, हालांकि करनी तो नहीं चाहिए रिक्वेस्ट, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं, प्लीज आप घर में प्रैक्टिस कीजिए तो जाके चीजें जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। अब देखिए केस नंबर 3, ली चार्टियर्स प्रिंसिपल को हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर समझ आया ना, वॉल्यूम का खुद ही समझ आएगा, बिकॉज आप याद रखना एक बात, पहली बात प्रेशर को समझाने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। प्रेशर ऑफ एनी गैस, प्रेशर ऑफ एनी गैस, बिकॉज यूजुअली प्रेशर हम तब करते हैं जब गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हो, ज्यादातर, is directly proportional to the number of moles of gas। इस बात को याद रखिए हमेशा के लिए, is directly proportional to the number of moles of gas। इसका मतलब है P is directly proportional to N। ये मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जिस साइड रिएक्शन के जिस साइड में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उस साइड प्रेशर भी ज्यादा होगा, ये याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होती है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वैसे भी ये चीजें आपको पता है। मान लो आपके पास अगर पाइप है जिसमें पानी गुजर रहा है और आप पाइप का आगे वाला क्रॉस सेक्शन कम कर रहे हो, तो आप देखते हो पानी बहुत ही तेज प्रेशर से बाहर आता है। क्यों? क्योंकि आपका पाइप का क्रॉस सेक्शन कम करना मतलब आपका वॉल्यूम कम करना। जब आप वॉल्यूम कम करते हो ना तो पानी बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है, इसका मतलब है उस टाइम प्रेशर बढ़ता है। उसी का मतलब है जब वॉल्यूम ज्यादा हो उस टाइम प्रेशर कम होगा, जब वॉल्यूम कम हो उस टाइम प्रेशर ज्यादा होता है। पहली बात तो ये आपने याद रखी। दूसरी बात आपने ये याद रखी, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टेंसेस होगी, वो रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो, उतना ही उनका प्रेशर ज्यादा होगा। इस बात को समझिए। मैंने ये पहले क्यों कहा, बिकॉज मुझे यहां पे पढ़ना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए मैं बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट नोट भी इसके केस में बताऊंगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो इफेक्ट प्रेशर उन्हीं रिएक्शंस में दिखाता है जहां पे डेल्टा एन का वैल्यू 0 ना हो। मतलब क्या है, चलो हम पहले इसको ऐसे समझें। देखिए मैं पहले आपको एक केमिकल रिएक्शन दिखाऊंगा, उसके बाद हम इस चीज को समझेंगे और ली चार्टियर्स प्रिंसिपल भी अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो मैं अमोनिया की ही बात लेता हूं जो कि हमने हेबर्स प्रोसेस पढ़ी। चलो मैं हेबर्स प्रोसेस की ही बात कर रहा हूं, हेबर्स प्रोसेस। देखिए मैं क्या आपको कहूंगा, हेबर्स प्रोसेस आपके सामने है। बता क्या रहा हूं मैं, आपके पास रिएक्शन जो है वो है N2 गैसेस प्लस 3 times H2 गैस गिव्स फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्वाइस NH3 गैस। देखिए ये एक केमिकल प्रोसेस है। अब मैंने यहाँ पे एक्सो एंडोथर्मिक बात नहीं की, वो हमने इससे पहले डिस्कस की। मुझे खाली प्रेशर के बारे में जानना है। देखिए जरा मुझे बताइए, यहाँ पे ये दो क्या है, रिएक्टेंट्स है, और ये क्या है, ये तो प्रोडक्ट है। बताओ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स है। मैं यहाँ पे लिखूंगा NR। देखिए NR इज इक्वल टू, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, मतलब कि 1 है, और इसका है 3, तो इसका मतलब है टोटल मोल्स जो है NR के वो है 4। देखिए नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे बताइए कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम प्रोडक्ट साइड, वो तो खाली 2 है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड जो है वो 2 है। यहां पे आ जाइए, मैंने क्या कहा, सिंस ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, तो गैसेस का प्रेशर होता है। देखिए अब मैंने कहा प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। मींस जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उतना ही प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स कहां से ज्यादा है। नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रिएक्टेंट साइड है, तो बताओ यहां पे प्रेशर क्या होगा फिर। तो इसका मतलब है रिएक्टेंट साइड से प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। मैं यहां पे लिखूंगा प्रेशर विल बी मोर। सबको समझ आ रहा है ना। और यहां पे डियर स्टूडेंट्स बता प्रेशर क्या होगा इसकी कंपैरिजन में। तो सिंस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ही कम है, इसका मतलब है यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम होगा, लेस होगा। सबको क्लियर हुआ। अब देखिए चलो रिएक्शन होगी, किस टेम्परेचर पे होगी, किस कैटालिस्ट में होगी, वो मुझे यहाँ पे मेंशन नहीं करना, मुझे प्रेशर का आपको बताना है। अब बताइए मैं क्या करूंगा, काम इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc दैट विल बी इक्वल टू दिस वो लिखोगे आप, दैट्स नॉट अ बिग डील, वो आपको आता है। मैं कहूंगा एट इक्विलिब्रियम, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगी, एट इक्विलिब्रियम, देखिए मैं क्या कर रहा हूं काम, मैं प्रेशर को समझिए मैं क्या बता रहा हूं। एट इक्विलिब्रियम क्या है, मैं सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं। बच्चों समझो इस बात को, जब मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, आपने इंक्रीज किया, ली चार्टियर्स प्रिंसिपल क्या बताता है, बिल्कुल इसके अगेंस्ट जाओ। ली चार्टियर्स प्रिंसिपल कह रहा है अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां से प्रेशर डिक्रीज होगा। डिक्रीज कहां से प्रेशर होगा, जहां से नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए। तो आप मुझे बताओ प्रेशर इस साइड ज्यादा, इस साइड कम है। फॉरवर्ड जो है वहां पे प्रेशर कम है, यहाँ पे जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो गया वहां पे प्रेशर भी कम होगा। आपने जो ही प्रेशर इंक्रीज किया इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, सिस्टम हो गया ना डिस्टर्ब, तो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर्स प्रिंसिपल सिस्टम जो है वो अपने आप को शिफ्ट करेगा, वो अपने आप को शिफ्ट करेगा। शिफ्ट कहां की तरफ करेगा, टुवर्ड्स इट विल शिफ्ट इटसेल्फ टुवर्ड्स लेस प्रेशर और मोर प्रेशर, लेस प्रेशर। सबको समझ आ रहा है, लेस प्रेशर क्यों, क्योंकि आपने प्रेशर इंक्रीज किया। ली चार्टियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से बिल्कुल अगेंस्ट जाना है। लेस प्रेशर कहां से होगा, जहां से नंबर ऑफ मोल्स लेस होंगे, जहां से नंबर ऑफ मोल्स जो है वो लेस होगी। सबको समझ आ रहा है। तो बताओ ना नंबर ऑफ मोल्स कहां से लेस है, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड। तो बताओ देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर्स प्रिंसिपल द शिफ्ट विल टेक्स प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन के लिए
अगर आपको ज्यादा अमोनिया गैस बनाना है तो आपको इक्विलिब्रियम पे प्रेशर ज्यादा रखना है। इक्विलिब्रियम पे सिस्टम आ गया, आपको अमोनिया गैस ज्यादा चाहिए इंडस्ट्रियली, बिकॉज अमोनिया से आप बहुत सारी फर्टिलाइजर्स बना सकते हो। तो आप प्रेशर डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज कीजिए। जितना आप प्रेशर इंक्रीज कीजिए, ली चार्टियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता जाएगा, और होता जाएगा तो आपको ज्यादा अमोनिया मिलेगा। इनफैक्ट आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम भी कर सकते हो। देखो ना कैसे करोगे इसकी कंसंट्रेशन कम इक्विलिब्रियम में, जो ही अमोनिया बना इसको बाहर निकालो, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो जब आपने इक्विलिब्रियम में इसकी कंसंट्रेशन कम की तो ली चार्टियर्स प्रिंसिपल क्या बता रहा है, सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो इसकी कंसंट्रेशन एक ही तरीके से इंक्रीज होगी जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ज्यादा मिलके अमोनिया गैस बनाएगा। सबको क्लियर हो रहा है ना? तो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर फॉर दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। जरा आप रिवर्स आ जाओ। अब आप एक काम करो, अब इस पे आप प्रेशर को इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज करो। देखिए खुद ही, देखो खुद ही क्या होगा। जब आप डिक्रीज कर रहे हो, जब आप डिक्रीज कर रहे हो तो ले चार्टियर्स प्रिंसिपल क्या बता रहा है, शिफ्ट उस डायरेक्शन में होगा जहां से प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी मोर प्रेशर। आपने डिक्रीज किया, वो इंक्रीज की तरफ जाएगा। मोर प्रेशर कहां पे होगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टेंसेस ज्यादा होगी। तो बताओ वो कहां से ज्यादा है, वो तो इस साइड ज्यादा है ना। इस साइड प्रोसेस कब शिफ्ट होगा, जब अमोनिया वापस इस साइड में जाएगा, मींस द प्रोसेस विल गेट शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। एक इंपॉर्टेंट बात जो आप याद रखेंगे वो ये कि मैंने कहा जो इफेक्ट इंक्रीज, देखो प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम। सिंस मैंने प्रेशर का आपको समझाया, आपका वॉल्यूम का ऑटोमेटिकली समझ आएगा। मीन्स इंक्रीज इन प्रेशर, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इंक्रीज इन प्रेशर एट इक्विलिब्रियम हैज सेम इफेक्ट, हैज सेम इफेक्ट एज ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम। डिक्रीज इन वॉल्यूम, इस चीज को समझिए। मैं वॉल्यूम केस अलग नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो क्लियर हो गया। प्रेशर का तो समझ आएगा आपको, इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, ठीक है ना। और जो अगर प्रेशर इंक्रीज है, ज्यादा है, उस टाइम वॉल्यूम कम होगा। तो इसका मतलब है जो इंक्रीज इन प्रेशर का इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पे, वही डिक्रीज इन वॉल्यूम का भी इफेक्ट होगा एट इक्विलिब्रियम पे। और माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर कहां से ज्यादा होगा, जहां से नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगी गैसेस की, और प्रेशर वहां से कम होगा जहां से नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम होगी। बट चलो ये तो मैंने एक रिएक्शन आपको ऐसे समझाई। अगर रिएक्शन ऐसे, मैं एक और रिएक्शन बताऊंगा, उसके बाद आप बताइए कि प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से ली चार्टियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से शिफ्ट किस डायरेक्शन में हो। देखिए मैं एक प्रोसेस लिखूंगा यहां पे, चलिए ये मैं इरेज करता हूं, ये चीज आपको समझ आ गई। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर नंबर 16 के साथ हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट खत्म होता है। और आप इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हो, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करवा सकता हूँ, बिकॉज मुझे बेसिक कोर्स जो है वो 11th एंड 12th का उस पर ज्यादा फोकस है। बिकॉज मैं डायरेक्ट यहाँ पे कुछ आपको ज्यादा डिफिकल्टी या जो एग्जाम्स में आते हैं प्रॉब्लम्स ज्यादा था, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर जो जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता है बच्चों का, उनको ये फिर सार के ऊपर से चला जाता है। तो प्लीज घर पे भी आप कोशिश कीजिए। देखिए मैं यहां पे एक रिएक्शन लिखूंगा, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जो कि गैस है और ये कलरलेस होता है। और इसको अगर आप चेंज करोगे ट्वाइस NO2 गैस में, ये रिएक्शन आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ी होगी। ये कलरलेस होता है और ये ब्राउनिश होता है। चलिए ये चीजें तो आपने समझी। जो आप थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो ये बनने लगता है, अगर आप डिक्रीज करोगे तो वो वापस आ जाता है। इस टाइम रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट आपका ये है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब है 1 है, तो मैं लिखूंगा NR जो है टोटल यहाँ पे 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड 1 है, गैसेस दोनों। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, सिंस यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, जहां से नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा वहां से प्रेशर ज्यादा, और जहां से नंबर ऑफ मोल्स कम वहां से प्रेशर कम।
तो सिंस प्रोडक्ट साइड जो है नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो इसका मतलब है प्रेशर यहां से ही ज्यादा होगा। अब देखिए, कीजिए ना काम। अब आप इक्विलिब्रियम पे पहला केस जो है इंक्रीज कीजिए प्रेशर को। देखिए, जब आप इंक्रीज करेंगे ना प्रेशर को, देखिए इंक्रीज प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। जब आप इक्विलिब्रियम पे इंक्रीज प्रेशर कर रहे हो, लिचार्ड-डियस प्रिंसिपल क्या बता रहा है? लिचार्ड-डियस प्रिंसिपल आपको बता रहा है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां से डिक्रीज प्रेशर होगा, बिल्कुल इसके अगेंस्ट। तो लिचार्ड-डियस प्रिंसिपल के हिसाब से शिफ्ट जो होगा वो वहां की तरफ होगा जहां से डिक्रीज प्रेशर होगा। सबको समझ आ रहा है ना? देखिए, डिक्रीज प्रेशर होगा, तो बताओ डिक्रीज प्रेशर किस डायरेक्शन में होगा? प्रेशर वहां पे कम होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स जहां पे कम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स जहां पे लेस होंगे। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स लेस कहां पे? वहां पे कि यहां पे? नंबर ऑफ मोल्स तो यहां से लेस है। इसका मतलब है अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया ना इक्विलिब्रियम पे इस रिएक्शन के लिए, उसकी वजह से नाइट्रोजन NO2 जो गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कंबाइन होके वापस N2O4 बनाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब है शिफ्ट जो है वो इस डायरेक्शन में, इस रिएक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा। बहुत सिंपल है। मींस आपका इंक्रीज इन प्रेशर इसकी डिसोसिएशन को सप्रेस करेगा, यानी कि ये डिसोसिएट नहीं होगा बल्कि वापस आ जाएगा। ये सबको क्लियर हुआ? दूसरी बात, अगर आप इंक्रीज प्रेशर के बजाय डिक्रीज करेंगे, समझिए ना, तो डिक्रीज जब होगा, देखिए दूसरा केस, अगर आप डिक्रीज करेंगे प्रेशर को, जब आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो लिचार्ड-डियस प्रिंसिपल क्या बता रहा है? आपको उस डायरेक्शन में जाना है जहां से प्रेशर इंक्रीज होगा। इंक्रीज कहां से होगा? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। तो ना नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा जो है प्रोडक्ट साइड से, तो इसका मतलब है उस टाइम पे शिफ्ट जो होगा वो होगा टू द फॉरवर्ड प्रोसेस। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस शिफ्ट होगी इन ऑर्डर टू रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने दो केसेस दिखाए जहां पे डेल्टा एन का वैल्यू 0 नहीं था। आपने पहले केस में देखे जो मैंने हैवर्स प्रोसेस पढ़ाई, वहां पे NR का वैल्यू था 4 और NP का वैल्यू था वहां पे 2। क्या NR इक्वल टू NP है? क्या डेल्टा एन कैसे निकालते हैं? डेल्टा एन इज इक्वल टू NP माइनस NR, यही करते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो जब वो 0 नहीं आएगा, इसका मतलब है डेल्टा एन इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस वाले केस में देखिए डेल्टा एन किसके वैल्यू आएगा, देखो ना, डेल्टा एन इज इक्वल टू NP माइनस NR। बताओ NP कितना है? वो तो 2 है। बताओ NR कितना है? वो तो 1 है। तो वो तो 1 निकला, यानी कि डेल्टा एन का वैल्यू 1 आया, तो यानी कि 0 नहीं है। तो जहां पे डेल्टा एन का वैल्यू, जिन गैसियस केमिकल रिएक्शंस में डेल्टा एन का वैल्यू 0 नहीं है, उनमें लिचार्ड-डियस प्रिंसिपल के हिसाब से प्रेशर अपना इफेक्ट दिखाता है। लेकिन जिन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एन का वैल्यू 0 है, वहां पे प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, मैं एक और रिएक्शन लिखूंगा। फॉर दोज रिएक्शंस वेयर डेल्टा एन का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, इन दोज रिएक्शंस प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि आप वहां पे प्रेशर इंक्रीज करो डिक्रीज करो, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स ट्वाइस HI। देखिए गैस, चलिए बताइए नंबर ऑफ, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से, बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, प्लस इसका भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो बताओ टोटल कितना आ गया? 2। तो यहाँ पे NR का वैल्यू 2 है, चेक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे NP का वैल्यू क्या है? यहाँ तो 2 है ऑलरेडी। देखिए, तो यहाँ पे आप चलिए डेल्टा एन निकालिए। डेल्टा एन क्या होगा? NP माइनस NR, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है यहाँ पे डेल्टा एन का वैल्यू 0 है। अब देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, यहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 2 है, यहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी 2 है। जितने नंबर ऑफ मोल्स यहां से है उतने नंबर ऑफ मोल्स यहां से। हाँ, गैस डिफरेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, प्रेशर जो है, प्रेशर ऑफ ए गैस, प्रेशर ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन द number of moles of gas, but not
ऑन द नेचर ऑफ गैस। इस चीज को प्लीज समझिए, गैस कैसा है, उसका नेचर क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा प्रेशर, बल्कि किसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है उस पर डिपेंड करेगा। अब जाहिर सी बात है, यहां से भी नंबर ऑफ मोल्स 2 है, यहां से भी नंबर ऑफ मोल्स 2 है, इसका मतलब है जितना प्रेशर यहां से होगा उतना प्रेशर यहां से ही होगा। अब जब आप इक्विलिब्रियम पे डियर स्टूडेंट्स प्रेशर इंक्रीज करोगे तो लीचार्ड-लेयर्स प्रिंसिपल बताता है सिस्टम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीज वहां से होगा जहां से नंबर ऑफ मोल्स कम होगी, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पे दोनों में सेम है। तो आप यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करो या यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज करो, सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पे डिस्टर्ब नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो। तो यहाँ पे मैं नोट लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं देखिए, अगर आप एट, मैं यहां पे लिखता हूं एट इक्विलिब्रियम, मैं तीनों पॉइंट लिखूंगा। एट इक्विलिब्रियम, पहला पॉइंट इंक्रीज इन प्रेशर, या मैं सीधे लिखूंगा इंक्रीज इन प्रेशर। आपने क्या किया, इंक्रीज, सिस्टम की किसकी तरफ जाएगा, टुवर्ड्स डिक्रीज, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए। वेरी गुड। सो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट्स, इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट्स the equilibrium, shifts the equilibrium towards, try to understand, towards lesser number of moles, towards lesser number of moles। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज। आपने इंक्रीज किया प्रेशर तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां से डिक्रीज होगा, डिक्रीज वही से होता है जहां से नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, तो वही मैं लिखा। देखो दूसरा पॉइंट, अगर आप डिक्रीज करेंगे, डिक्रीजिंग प्रेशर, decreasing pressure shifts the equilibrium towards greater number। जाहिर सी बात है, आपने कम कर दिया तो वो वहां की तरफ जाएगा जहां से ज्यादा होगा, दैट मीन्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, जहां से ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स होंगे वहीं से प्रेशर भी ज्यादा होगा। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है जो मैंने इस रिएक्शन के थ्रू आपको समझाया, फॉर दोज रिएक्शंस where delta n is equal to 0 pressure has no effect on the state of equilibrium। तो तीसरा पॉइंट मैं यहां पे लिखता हूं, for those gaseous reactions where number of moles of reactants is equal to the number of moles of course gaseous products, gaseous ये दिमाग में है, that is delta n is equal to 0। जाहिर सी बात है, बिकॉज जब एन पी एन आर के बराबर है, कामा प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि जिन रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स में, उन रिएक्शंस में जब इक्विलिब्रियम आएगा और फिर इक्विलिब्रियम पे अगर आप प्रेशर चेंज करना चाहो, इंक्रीज और डिक्रीज, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे उन रिएक्शंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो ये मैंने आपको लीचार्ड-लेयर्स प्रिंसिपल जो कि हमने लेक्चर 15 में स्टार्ट किया, आज मैंने आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी और इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी जो है अच्छे से समझाया, और इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम जो है उसको प्लीज आप घर में खुद प्रैक्टिस कीजिए। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम का बिल्कुल आपको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ही समझना है, यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। जो इंक्रीज इन प्रेशर का जो इफेक्ट होगा वही डिक्रीज इन वॉल्यूम का भी होगा। तो यानी कि अगर आप सिस्टम पे मान लो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब है प्रेशर इंक्रीज, तो इसका मतलब है कि सिस्टम विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द, बताओ खुद ही, टुवर्ड्स द लेसर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। और अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, इसका मतलब है आपने प्रेशर डिक्रीज किया, then the system will get shifted towards that direction जहां पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ज्यादा हो गए। प्लीज इस चीज को आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, इतना तो बनता है, आपको तो करना पड़ेगा। तो इसके साथ हमारा लीचार्ड-लेयर्स प्रिंसिपल कंक्लूड होता है।
इसमें अब एक पॉइंट है दैट अगर हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे, बिकॉज इसमें कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, इनर्ट गैस अगर आप ऐड करोगे इक्विलिब्रियम पे, और कैटलिस्ट से तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैटलिस्ट का प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम स्टेट तो डिस्टर्ब नहीं होती, बल्कि हाँ इक्विलिब्रियम जो पहुंचता है वो अटेन जल्दी होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें इक्विलिब्रियम जल्दी मिलता है लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको दूंगा, वो हम लेक्चर नंबर 17 में करेंगे। लास्ट लेक्चर होगा केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो लेक्चर नंबर 17 के साथ ही हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट है स्टूडेंट्स कंप्लीट होगा। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, मैंने 17 लेक्चर्स, आज तो 16 का हुआ, तो 17 इंशाल्लाह 17 लेक्चर भी अपलोड करेंगे इसके लिए। उसके बाद हम आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। So my dear students, we are really working hard for you. Please work hard for yourself and see the videos from the beginning and revise the things, note down the things on your notebook. और अगर आपको कुछ चीजें पता नहीं है, समझ नहीं आती है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको समझ आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट तो बनता है आपसे, इतना तो कर ही सकते हो आप, आपसे पैसे तो नहीं लेते हम, ठीक है ना, तो वॉलंटियरली हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो बनता है, आप तो इतना कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 17 में। टिल देन फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।